हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की क्लास हमने यहाँ पर बाल विकास तथा शिक्षण शास्त्र से ले रखा है और टॉपिक रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर जीन पियाजे का सिद्धांत। देखिएगा, सीडीपी में बहुत सारे थ्योरी देखने को मिलते हैं हम सभी को। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, एक होता है जीन पियाजे का सिद्धांत, दूसरा होता है पावला का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत या फिर कहें एरिक्सन का सिद्धांत। ऐसे कई सारे थ्योरी देखने को मिलते हैं सीडीपी में, जो कि एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम यहाँ पर समझते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत को जीन पियाजे साहब ने कितने भागों में बांटा है, उसके क्राइटेरिया के साथ सारी फैक्ट को आज की क्लास में हम यहाँ पर समझेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिल सके। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अधिक से अधिक लाइक के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। समझते हैं यहाँ पर जीन पियाजे सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि जीन पियाजे साहब इन्होंने किस थ्योरी को अस्तित्व में लाया था। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जीन पियाजे साहब ये किस देश के ये निवासी हैं, इनका कहाँ पर जन्म हुआ था। टाइमिंग के साथ सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर आने वाली यहाँ पर जो भी स्लाइड आएगी उसमें मैं आपको सारी यहाँ पर बातें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। और जैसे यहाँ पर थोड़ी समाप्त होगा उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, एक टेस्ट सीरीज के रूप में, एक टेस्ट क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले आपको बता दूं इसके प्रवर्तक के रूप में कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में आपको यहाँ पर बताना है जीन पियाजे हैं, जो कि कहाँ के निवासी हैं, तो ये स्विस निवासी है, मतलब ये स्विट्जरलैंड के निवासी यहाँ पर। ठीक है ना। जीन पियाजे एक जो है मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। साथ साथ ये जो है आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया, 2 या 3 क्वेश्चन। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कॉपी में बिल्कुल जो है स्टार के साथ मेंटेन जरूर कर लेनी है। अब सीधा हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। यहाँ से हमको समझना है, देखिएगा, पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। ठीक है ना, किसके रूप में? मिनी वयस्कों। मिनी का मतलब आप यहाँ पर से रिलेट कर सकते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में इनको सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग हैं। कैसे अलग हैं? जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वयस्क उस तरह से थोड़ा सा अलग सोचते हैं। मतलब इनमें थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा कुछ लॉजिक होता है। लॉजिक मैं आपको फिर आगे यहाँ पर बताऊंगा कि वयस्क और छोटे बच्चों में किस प्रकार से लॉजिक हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंटों को लेकर के। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जीन पियाजे साहब ने जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में यहाँ पर वर्गीकृत किया है। तो पहले आप यहाँ पर हम पहली अवस्था की बात करते हैं। पहली अवस्था आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। पहली अवस्था यहाँ पर आता है संवेदी पेशी अवस्था, या फिर इसी को इंद्रिय जनित अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। तो 3 नाम आपको यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था और एक होता है इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक, यदि आपसे इसकी क्राइटेरिया की बात पूछी जाए, एज लिमिट की बात पूछी जाए, तो आपको बताना है यहाँ पर कि जब बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष के दरमियान होता है तो उसको हम यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत लेकर के चलेंगे। दूसरी अवस्था क्या है? तो दूसरी अवस्था यहाँ पर रहेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के दरमियान होता है तब हमारा होता है वहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है ना, इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसी को? तो इसी को आप बताएंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर कहा जाता है। तीसरा यहाँ पर होता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा किसी क्राइटेरिया के बारे में, तो जब बच्चा 7 से 12 वर्ष के बीच होता है तब हमारा वहाँ पर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था देखने को मिलेगा। चौथी अवस्था की बात करते हैं। चौथी अवस्था यहाँ पर रहेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको यहाँ पर बताना है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है इसी को यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसी को? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद प्रत्येक बच्चे हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास को यहाँ पर जो 4 भागों में बांटा है उसको मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दी है। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था स्थूल या फिर कहें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताते हैं। तो इसके क्राइटेरिया के साथ में सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब सीधा कुछ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं एक एग्जाम सेंटर में। देखिएगा,
पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो यहाँ पर आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम था जीन पियाजे साहब, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया था, संज्ञानात्मक पक्ष पर इन्होंने जोर दिया था। देखिएगा, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है संज्ञान। तो देखिए यहाँ पर प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण से क्या करता है, अर्जित करता है, प्राप्त करता है, बाहर जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, वही हमारा क्या होता है, तो संज्ञान होता है यहाँ पर। तो इसको भी आपको यहाँ पर जो है स्टार के साथ मेंटेन जरूर करना है। वैसे तो सारी चीज़ों को आपको करना ही है पूरी, क्योंकि ये सारी क्लास मैंने जो है एक बेसिक क्लास के रूप में आप सभी के लिए यहाँ पर ले रखा है। तीसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है समस्या समाधान। देखिएगा, समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, प्रत्यक्षण देकर सीखना, इस सभी जो है हमको एक मानसिक क्रिया के रूप में यहाँ पर लेकर के चलना है, ठीक है ना। और ये क्रियाएं कैसी होती है, तो ये क्रियाएं जो है परस्पर अंतर संबंधित होती है। ये कैसी होती है, अंतर संबंधित यहाँ पर होती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर, ठीक है ना, जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये बताइए कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो आप यहाँ पर जीन पियाजे साहब को बताएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब यहाँ पर जीन पियाजे साहब यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ से मैंने आपका 2 क्वेश्चन तैयार करा दिए। अब बढ़ते हैं आगे। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से मतलब कहेंगे हम यहाँ पर गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो अध्ययन होता है वह हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ से कि गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है ये किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपको यहाँ पर पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो आप यहाँ पर विकासात्मक मनोविज्ञान यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है आप सभी के लिए, डबल स्टार इसको आपको लगा लेना है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये बताइए कि बच्चे का जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसका विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, ठीक इस प्रकार से। तो आपको वहाँ पर बताना है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो हमको पता होगा तभी हम यहाँ पर अच्छे से राइट ऑप्शन लगा पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चे का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से, तो गर्भावस्था से आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। संज्ञान विकास समझते हैं इसके बारे में। शैशवावस्था से प्रारंभ कर जो जीवन पर्यंत चलता है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर संज्ञान विकास को बताएंगे। यहाँ पर कंफर्म यहाँ तक। अब देखिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है, जो थ्योरी है, उसको कितने भागों में यहाँ पर बांटा है। तो हमने आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म कराया है। उसको यहाँ पर हमने 4 अवस्थाओं में यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देखा है, ठीक है। तो चलिए उन्हीं अवस्थाओं को हम यहाँ पर सब बारी बारी से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अच्छे से कवर करते हैं। देखिएगा, पहली अवस्था के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पहली अवस्था हमारी होती है संवेदी पेशी अवस्था, मतलब जिसको हम इंद्रिय जनित अवस्था या फिर इंद्रियगामक अवस्था यहाँ पर बताते हैं। जिसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है कि जब बालक 0 से 2 वर्ष के दरमियान होता है, मतलब जब बालक जैसे ही जन्म लेता है, ठीक है ना, जैसे ही जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो 2 वर्ष के बीच यदि है, तो उस अवस्था को हम यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, लेकर उसको यहाँ पर बताएंगे। अब समझते हैं कि इस संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत बालक में कौन कौन से यहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं यदि हम उसके विकास की तरफ बढ़ें। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जन्म के समय शिशु जो है, आपको थोड़ा सा लिख लेना, ये बाह्य है, ठीक है। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, ठीक है, मतलब वह अनजान होता है पूरी तरह से। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसी वैसी जो है उसमें मानसिक संवेदनाएं भी साथ साथ शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह बाह्य जगत का ज्ञान जो है ग्रहण करने लगता है, ठीक। तो ये अवस्था किसमें होती है, तो ये अवस्था हमारी संवेदी पेशी अवस्था में सब देखने को मिलेगी। दूसरी बात, वह वस्तुओं को देखकर सुनकर, स्पर्श करके या फिर सूंघ करके, स्वाद के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जीन पियाजे सिद्धांत की कौन सी अवस्था के अंतर्गत जो है बच्चा सुनकर या फिर देखकर या फिर सूंघ करके या फिर स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है, तो वह हमारी कौन सी अवस्था होती है। तो हमने आपको बताया है ये हमारा सारी चीज़ें जो है संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है तो भी हमारा संवेदी पेशी अवस्था ही आएगा। साथ ही परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, मतलब जो बच्चा जिससे ज़्यादा घुल मिल रहा है ना, ये छोटा बच्चा है, कोई सामने से आ गया तो देखकर क्या करता है, थोड़ा सा मुस्काता है, मतलब उसको क्या है, थोड़ी सी चेहरे के प्रति जो है लगाव हो गया है, उसको पहचानने लगा है वो। तो ये भी हमारा जो है संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत
ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भय प्रदर्शन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या बताना है कि भय प्रदर्शन जो है ये भी हमको संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरी अवस्था को लेकर के। देखिएगा दूसरी अवस्था यहाँ पर क्या है, तो देखिए इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब वो नकल करता है, कॉपी करता है वो, तो वो हमारा रहेगा यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने आपको बताया है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है जिन पहले सिद्धांत में, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है इसी को यहाँ पर क्या बताएंगे, खिलौने की आयु या खिलौने की अवस्था यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचाना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी वस्तुओं का यहाँ पर ज्ञान होना, तो ये भी अब हमारा पूर्व संज्ञात्मक अवस्था को यहाँ पर दर्शाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख लेता है या फिर आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसीलिए उसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन फिर तैयार हो गया कि ये बताइए कि अतार्किक चिंतन ये किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये हमारा पूर्व संज्ञात्मक अवस्था के रूप में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में अच्छे से रखना होगा। अब देखिएगा अगला पॉइंट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो अगला पॉइंट के रूप आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वस्तु स्थायित्व का भाव यहाँ पर जागृत हो जाता है, साथ साथ निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन यहाँ पर करने लगता है, जिसे हम यहाँ पर जीवत बताते हैं। ये वाला जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे नहीं कर सकते, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बना है कि सजीव चिंतन वाला ये फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, कि निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन करने वाला अवस्था कौन सी होती है, तो ये अवस्था हमारी पूर्व संक्रात्मक अवस्था ही कही जाती है यहाँ पर। ठीक है, प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, तो ये भी आप पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बताएंगे। अनुकरणशीलता ये भी पूर्व संक्रात्मक अवस्था में हमको देखने को मिलता है। शिशु अहमवादी होता है, तो ये भी हमको पूर्व संक्रात्मक अवस्था को लेकर ही यहाँ पर बताना है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तीसरी जो हमारी अवस्था आती है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या फिर हम इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताते हैं, जिसके क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब बच्चा 7 से 12 वर्ष के दरमियान होता है तो वह वाली हमारी जो अवस्था होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में ये चिन्हांकित किया गया है। तो इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। पहले देखिएगा इस अवस्था के बारे में आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल जो है केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि जब बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, इस अवस्था में बालक जो है तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, लेकिन बालक का चिंतन जो है केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मतलब आपको यहाँ पर रिलेट करना है, मतलब आपको यहाँ पर समझना है कि बालक जो है, जैसे मैं उसके सामने कोई एक वस्तु को रख देता हूँ, अब उस वस्तु की अपेक्षा मैंने वहाँ से कोई एक और सुंदर वस्तु वहाँ पर रख दिया, तो बच्चे के क्या है जो उस वस्तु को छोड़कर जो है दूसरी वस्तु में वहाँ पर उसका मन लग जाता है। ठीक है ना, तो ये वाली जो अवस्था होती है ये क्या है, ये हमारी अवस्था जो है एक चंचल वाली अवस्था के रूप में ये चिन्हांकित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट, वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करता है, साथ ही साथ समानता भी करता है, असमानता भी करता है। तो ये सारी जो अवस्थाएं जो बच्चों में हमको दिखाई देती है, जो क्रियाएं दिखाई देती है, ये हमारी सारी स्थूल या फिर कहें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसीलिए इसी वजह से यही एक रीज़न होता है कि इस अवस्था को ही मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए कि मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो हमने आपको यहाँ पर जस्ट कंफर्म करा दिया है, ये वाली हमारी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसके क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको ही बताया है। ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं उत्क्रमणीशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलावटी अवस्था भी कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है ना, कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसी को पलावटी अवस्था भी कहा जाता है, साथ ही साथ ये उत्क्रमणीशीलता इसमें भी पाई जाती है। ठीक, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे ये हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी होता है। ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमारा भाषा एवं संप्रेषण का यहाँ पर ज्ञान या विकास हमको यहाँ पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहाँ पास जो जीन पैजेस साहब की चौथी अवस्था है, वह रहेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे क्राइटेरिया हमारा
यहाँ पर रहेगा। 12 वर्ष के बाद जितनी भी यहाँ पर एज हमको देखने को मिलेगी, सारी हमारा यहाँ पर औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत देखा जाएगा। देखिएगा, इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी यहाँ पर हो जाता है। इसी वजह से इसे हम तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवस्था होती है हमारी, ये होता है तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में मानसिक योजना का पूर्ण विकास होता है। साथ साथ इस अवस्था में हमारा यहाँ पर परिकल्पनात्मक चिंतन भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जिन प्याजे साहब की जो भी यहाँ पर हमने अवस्थाएं भी पढ़ी है, सारी आपके लिए यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जिन प्याजे सिद्धांत के रूप में। तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना है, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर कॉपी में मेंटेन जरूर कर लेना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ समझते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जिन प्याजे का शिक्षा में योगदान यहाँ पर क्या रहा था। देखिएगा, जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादन किया है, मैंने आपको अभी बताया है कि जिन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो आप यहाँ पर जिन प्याजे साहब यहाँ पर बताएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने क्या दिया था, बल दिया था, जोर दिया था। जिन प्याजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इन्होंने कहा था, जो मैं आपको आप यहाँ आगे यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या कहा था इन्होंने। देखिएगा, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान बिल्कुल करना ही चाहिए। यहाँ पर यदि शिक्षक बालक की समस्या का निदान नहीं करता है तो ये बताइए कि बालक में जो है नॉलेज, जो ज्ञान है, वो कहाँ से मिल पाएगा। जो उनको रुचि है, जिस चीज़ को उसको समझना है, वह उनको समझ अच्छे से नहीं पाएगा फिर। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। ये भी क्या है, एक शिक्षक की पूरे से जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, आपको जो है अपनी क्लास को इस प्रकार से मेंटेन करना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है ताकि बच्चा जो है उस वातावरण में, उस इन्वायरमेंट में खुद को अनुकूलित बना सके। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना, ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, अधिगम का मतलब क्या होता है, तो अधिगम का मतलब आपको यहाँ बताना है सीखना। कन्फर्म यहाँ तक। देखिएगा, बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट को लेकर के साथ में। जिन प्याजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बदला, ठीक है ना, बदल कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, एक शब्द हमने यहाँ पर लिया है जिसका नाम यहाँ पर स्कीमा, कि जिन प्याजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान स्कीमा की भांति बदलकर बुद्धि को एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की थी। तो ये आपके लिए ध्यान रखना है, एक बेहतरीन शब्द हमने यहाँ पर ले रखा है, स्कीमा। ठीक, ये इनका एक टॉपिक है यहाँ पर, स्कीमा। कंफर्म यहाँ तक। दूसरी बात, जिन प्याजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण, साथ साथ स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षक क्षेत्र में इन्होंने काफी जो है महत्वपूर्ण अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बात करते हैं हम यहाँ पर स्कीमा। देखिएगा, स्कीमा जो है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का क्या है, एक संगठन है, जिसको हम यहाँ पर क्या बताते हैं, तो इसी को कहा जाता है स्कीमा। तो स्कीमा से आपका क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन क्या होता है। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया अच्छे से, ये होता है हमारा स्कीमा। यहाँ पर संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी क्या कहलाती है सर, तो आप यहाँ पर बताएंगे इसकी मां कहलाती है। ठीक है ना, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को ही स्कीमा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न को यहाँ पर हम साथ में लेकर चलते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब जिन प्याजे सिद्धांत जो भी इसकी अवस्थाएं आती है उसको हम कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइनर, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर लेकर के चलेंगे आप सभी के लिए। तो यहाँ से आपका जो है एक टेस्ट सीरीज तैयार हो रहा है, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। देखिएगा, कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम सभी से, जिन प्याजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पर जो है बताएंगे विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक, एक अवस्था तो मैंने आपको बताया है कि संज्ञानात्मक विकास, दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसी सिद्धांत को यहाँ पर विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है, तो वह होता है सर यहाँ पर आप उसके बचपन को यहाँ पर बताएंगे, उसके चाइल्डहुड को आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष महत्व होता है, तो आप यहाँ पर बचपन को ध्यान में रख लेंगे, बालक के बचपन को। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण यहाँ पर चिन्हांकित किया, कौन सा नाम यहाँ पर दिया गया है, तो वह है यहाँ पर, एक तो है संगठन, दूसरा यहाँ पर ये अनुकूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो वह आता है हमारा, जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी चौथी अवस्था होती है, जिसको हम यहाँ पर औपचारिक अवस्था या फिर इसी को अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताया है। 12 वर्ष के बाद जो भी यहाँ पर ये हमको देखने को मिलती है, ये हमारी औपचारिक या फिर कहे अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था के रूप में ये देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित होता है, तो आता है हमारा अनुकूलन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार्स को आपको बना लेना कॉपी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, तो वह रहता है पर्यावरण के साथ। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, जैसा पर्यावरण रहेगा, बच्चे उसी के अनुकूल जो है ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, तो वह होता है, मैंने आपको बताया है, ये हमारा अमूर्त जो है संज्ञात्मक अवस्था में होता है, जिसके क्राइटेरिया के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया है। जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे 9 अगस्त 1896 इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिन्ह एवं तर्क शक्ति। ठीक है, संगठित होकर कार्य करती है, इसका तात्पर्य किससे है, तो इसका तात्पर्य आपको बताना सर, इसका तात्पर्य होता है संगठन से। अनुकूलन नहीं बताएंगे ना, अनुकूलन हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा, संगठन यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है, तो वो होता है यहाँ पर खोज पद्धति से क्या है, सीखने पर बल देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है ना, कि पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति पर बल देता है, तो ये खोज की पद्धति पर यहाँ पर बल देता है, मतलब रिसर्च मेथड पर ये हमारा सिद्धांत टिका हुआ है। ये पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या फिर कहें उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार जो है नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं, तो ये है स्वतंत्रता आधारित नैतिकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि बच्चे जो है स्वच्छंद विचरण करके ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वह उनके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब उससे क्या बच्चे जल्दी प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था, तो उन्होंने बताया है कि जब बालक, आप सभी को पता है, उन्होंने बताया भी है कि बालक क्या होते हैं, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने जो है बालक विकास पर ही बल दिए थे, और यही जो है उनकी प्रसिद्धि का जो है काफ़ी यहाँ पर मूल स्रोत माना गया है। इस नाम से हमें बताएंगे कि उन्होंने बालक विकास पर यहाँ पर कार्य किए थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था, एक रीजन था यहाँ पर, वह था बालक विकास पर जो उन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षणों को कितने प्रकार में यहाँ पर विभाजित किया गया है, तो वह है यहाँ पर पूर्व प्रत्यात्मक काल, दूसरा है इसका एक मैंने आपको नाम बताया थोड़ी देर पहले ना, कि पूरा जो प्रत्यात्मक काल होता है उसका कौन सा यहाँ पर नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये हमारा यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस वीडियो का, इस क्लास का देखिएगा, संवेदी पेशीय अवस्था को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है, तो संवेदी पेशीय अवस्था को यहाँ पर हम 4 भागों में बताएंगे। पहली है यहाँ पर सक्रिया अवस्था, दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरा यहाँ इसको थोड़ा सा लिखेंगे आप अनुक्रिया करके, ठीक है ना, अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरा यहाँ पर रहेगा गौड़ वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, चौथा यहाँ पर रहेगा गौड़ सिकमेटा समन्वय की अवस्था, पांचवा यहाँ पर रहेगा तृतीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, यहाँ तक। अब छठवा यहाँ पर रहेगा लास्ट पॉइंट के रूप में, छठवा आपको यहाँ पर अवस्था के रूप में बताना है दोस्तों, यहाँ पर मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था आपको यहाँ पर बताना है 6वें पॉइंट के रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो है जीन पियाजे सिद्धांत के रूप में जो भी यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास आते हैं, विकासात्मक अवस्था जो हमारी है, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर जो है, और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जो है 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप सभी को यहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट कराई है। तो उम्मीद है आप सभी को हमारी ओर से आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हुई और अच्छे से आपने आपको यहाँ पर जो है हमारी क्लास को अटेम्प्ट किया है या फिर किए होंगे। ठीक है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सिक्स ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आशा करते हैं कि आप हमारे एक यूट्यूब परिवार या फिर यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा बने होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।